दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश हैं। तो आज दोस्तों हम लोग चालू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 3। ये न्यूमेरिकल देख के हमको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बहुत सारी एफिशिएंसीज हम लोगों को यहाँ पर दी गई है किस प्रकार से, और थोड़ा सा नया टर्मिनोलॉजी भी आपको पता चलेगा। तो आप इस वीडियो में बने रहें अंत तक, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और ये न्यूमेरिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिख ले अपना कि फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू अ 4 सिलेंडर। गिवन डेटा में लिखा है, गिवन डेटा दिया है 4 सिलेंडर, तो नंबर ऑफ सिलेंडर अपना हो जाएगा कितना, 4। 4 स्ट्रोक मेंशन किया है तो n की वैल्यू स्मॉल n इज इक्वल टू 1/2 होगा। एयर फ्यूल रेशो दिया है, इस बार ये नया टर्म आया है अपने लिए, एयर फ्यूल रेशो, मतलब पहले एयर बोला है तो इसीलिए मास ऑफ एयर बाय मास ऑफ फ्यूल का रेशो दिया है कितना, 16। और CV का मतलब कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल 45200। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब CV इज इक्वल टू 45200 यूनिट होगा किलो जूल पर केजी। मैकेनिकल इफिशिएंसी मेंशन की गई है 82%, मैकेनिकल इफिशिएंसी 82%। एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी ईटा एयर स्टैंडर्ड इक्वल टू 52%। नेक्स्ट है अपने पास रिलेटिव इफिशिएंसी। सो रिलेटिव एफिशिएंसी कितनी दी गई है, 70%। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 78%। सो ईटा वॉल्यूमेट्रिक इज इक्वल टू 78%। नेक्स्ट है अपने पास स्ट्रोक टू बोअर रेशो, मतलब स्ट्रोक बोला तो L, 2 डिवाइडेड बाय बोअर मतलब D, L/D का रेशो हमें दे दिया, स्मॉल d ले लो या कैपिटल D ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.25 रेशो दिया है। सक्शन कंडीशन पे 1 बार दिया है, इसके यूनिट से समझ में आएगा कि ये क्या दिया है। तो बार दिया है, इसके मतलब बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो सक्शन कंडीशन पे दिया है, दैट इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ एयर इज मेंशन हियर 1 बार, एंड 1 बार को कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, दैट इज 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है स्पीड, RPM में दी गई है, कैपिटल N इज इक्वल टू 2400 RPM। नेक्स्ट है अपने पास पावर, ये सब परफॉर्म करने के लिए कितना पावर अवेलेबल है उसके पास, तो वो पावर जो होगा वो हमें दिया गया है भाई, ब्रेक पावर। कौन सा पावर दिया है, ब्रेक पावर दिया है। ब्रेक पावर कितना है अपने पास, 72 किलोवाट में हमें दिया गया है। क्या क्या निकालना है हमें, तो टू फाइंड पहली चीज क्या कैलकुलेट करना है भाई, कॉम्प्रेशन रेशो, मतलब कॉम्प्रेशन रेशो को हम लोग RC से डिनोट करते हैं। सेकेंड चीज क्या निकालना है, इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी। सो इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी ηI.TH। नेक्स्ट है अपने पास BSFC का मतलब ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, BSFC। एंड लास्ट बोअर एंड स्ट्रोक की वैल्यू निकालना है, D की वैल्यू भी निकालना है एंड L की भी वैल्यू निकालना है। होप सो, उम्मीद करता हूं कि गिवन डेटा पूरी तरह से समझ में आया हो। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या निकालना है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉम्प्रेशन रेशो, जिसका नाम है RC से हम लोग इसको डिनोट करते हैं भाई। सो कॉम्प्रेशन रेशो RC मिलेगा कहाँ, RC के लिए हम लोगों को पता है कि RC इज इक्वल टू VS + VC/VC होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहीं पर पेच आपका फंस चुका है कि VC तो हमें दिया गया नहीं है
और अगर VC नहीं दिया तो VS को देखते हैं। VS के लिए अगर फॉर्मूला लगाऊंगा मैं π/4d² इंटू L। अरे भाई अगर ये फॉर्मूला लगाया भी तो D तो हमें निकालना ही है, L भी हमें निकालना है। इसका मतलब हम ये फॉर्मूला यूज कतई नहीं कर सकते। तो फिर RC मिलता कहाँ है? और तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम है एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी, और लगभग उसके बारे में हमारे गिवन डेटा में बात भी किया था उसने, एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी के बारे में। तो एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास? 1 - 1/RC टू द पावर γ-1, ये फॉर्मूला है। और मल्टीप्लाई बाय 100 में इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इस बार परसेंटेज इफिशिएंसी दी गई है। अगर मुझे ये निकालना होता था तब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 करता था, लेकिन अब इफिशिएंसी खुद दी गई है तो हमें इसको कैसा लिखना होगा? 52% है इसलिए डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1 - 1/RC, और टू द पावर γ है तो γ की वैल्यू हम जानते हैं 1.4 - 1। अब अगर आप फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे भाई तो ये 100 इधर जाएगा ना तो 10,000 हो जाएगा। नहीं समझे? तो जब आपको परसेंटेज दिया है तो उसी को लीजिए, इधर में मल्टीप्लाई 100 करने की जरूरत ही न थी। समझ में आया भाई? तो हमें RC का वैल्यू कितना मिलेगा तो कैलकुलेट करिए फास्ट में। तो RC का वैल्यू जो मिलेगा मुझे वो मिलेगा 6.26, और RC को कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये कॉम्प्रेशन का रेशो है और रेशो का कभी यूनिट नहीं होता। चलिए पहली चीज हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, RC हमें पूरी तरह से मिल गया। नेक्स्ट चीज हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई? इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी। यहां से ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। तो वो ट्रिक को सब हम लोग बना देंगे सही तरीके से। इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी निकालना है। अब भाई इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी निकालना है तो इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी को मैं सिंपल वे में बता रहा हूं। अगर आप इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी निकालना चाहते हो तो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज IP डिवाइडेड बाय m.F इंटू CV। ठीक है, मेरे पास IP नहीं है तो IP तो मैं निकाल लूंगा। तो IP कैसे निकलेगा? IP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हियर, बराबर है। सबसे पहले मुझे IP निकालना होगा तो IP के लिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? मैकेनिकल इफिशिएंसी फॉर्मूला है अपने पास, BP डिवाइडेड बाय IP इंटू 100। भाई इसको सही तरीके से याद रखियो, ABCD में B पहले आता है तो ब्रेक पावर ऊपर रहना चाहिए, I का रहना चाहिए नीचे। ठीक है, सिंपल वे है। तो मैकेनिकल इफिशिएंसी इज इक्वल टू BP बाय IP इंटू 100। अब मैं 100 लिखा हूं, आप भी लिखोगे, जरूर लिखोगे, गलती से भी मत लिखना। क्यों? क्योंकि अब मुझे मैकेनिकल इफिशिएंसी भाई दी गई है। कितनी दी गई है? 82%। तो 82 बाय क्या करूंगा मैं? 100 इज इक्वल टू BP। अब ब्रेक पावर भी मुझे दिया था, क्या दिया था? ब्रेक पावर 72 किलोवाट। तो 72 मैं यहाँ पे रखता हूँ, डिवाइडेड बाय क्या लिख दूंगा? IP। तो भाई IP मुझे मिल गया। क्या मिला? IP मिला। तो IP जो मिला मुझे वो 87.80 किलोवाट हमें मिल चुका। क्यों किलोवाट में मिला भाई? अरे क्यों मिला? कि मिला इसीलिए क्योंकि BP का जो यूनिट था वो काहे में था? किलोवाट में। तो IP भी मुझे कैसे मिलेगा? किलोवाट में ही मिलेगा। तो IP मुझे मिल चुका है। अब हमारे पास क्या नहीं है? IP तो हो गया, अब CV भी है हमारे पास, लेकिन क्या नहीं है मेरे पास? m.F नहीं है। क्या नहीं है? m.F नहीं है। तो m.F अगर निकालना है मुझे तो m.F को निकालने के लिए क्या करना होगा? तो m.F को अगर निकालना है तो m.F कैसे निकाला जाएगा? अब देखिए कहाँ फंसते हो आप। m.F अगर निकालना है तो m.F को निकालने के लिए मैं फॉर्मूला, मेरे पास कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन और मुझे m.F कहीं दिया गया भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक रेशो भी दिया है, दैट इज m.Air बाय m.F इज इक्वल टू 16। चलो ठीक है, मैं m.F को अगर निकालना चाहता हूं तो मुझे मास ऑफ एयर तो पता रहना चाहिए। क्या पता रहना चाहिए? मास ऑफ एयर। अगर मास ऑफ एयर निकालना है
तो ऑरिफाइस का डेटा अवेलेबल होना चाहिए, ऑरिफाइस का डेटा भी नहीं दिया है, नहीं समझे, तो पेज पूरी तरह से फंस चुका है। इसीलिए भाई इस तरीके के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है मैं एक बात बताता हूँ। इसको मैं रब करूंगा और आपको मैं इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी निकाल कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर के लिए रहने देता हूँ यहाँ पर। इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। हमारे पास और एक तरीका है इसको डायरेक्ट निकालने का। इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास एक वी नो डैट क्या भाई, अरे क्या पता है आपको, रिलेटिव इफिशिएंसी इज इक्वल टू इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी बाय एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी। ये फॉर्मूला हमें पता है भाइयों, पता है कि नहीं? अरे पता है। जिसको नहीं पता होगा वो लेक्चर नंबर 3 में जाओ और सारा का सारा डेटा उठा के लाओ, फिर इस वीडियो पे जाओ। तो रिलेटिव इफिशिएंसी कितनी है अपने पास? रिलेटिव इफिशिएंसी पूरी 70% है, तो 70 बाई क्या लिखूंगा मैं, 100 इज इक्वल टू इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी नहीं है, अब एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी है। बोलो देखो कितना सरल रास्ता है इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी को निकालने का। तो एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी कितनी है अपने पास, 52%, तो इसको लिख दूंगा मैं 52/100। तो इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी मुझे मिलेगी, और इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी जो मुझे मिलती है वो मिलती है मुझे 36.4%। 36.4%। और इस प्रकार से मुझे क्या मिल गया, इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इसी मौज मस्ती के साथ आगे बढ़ेंगे। आप बस ध्यान देते रहिए, सारी चीजें आसान बना दूंगा। BSFC का मतलब होता है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो BSFC हम लोग निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है, बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला, m.F/BP इंटू 3600। और इसका जो यूनिट मुझे मांगता है ना भाई, वो काय में मांगता है, kg/kWh में मांगता है, ठीक है। इसीलिए kg/h में चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3600। लेकिन हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है भाऊ, हमारा कंसेप्ट बोलता है कि मास की वैल्यू kg/s में पुट करने का। बोला तो बोला, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रेक पावर हमारे पास अवेलेबल है। फिर से हमको दिक्कत आने वाली है मास ऑफ फ्यूल निकालने की, लेकिन अब कुछ चीजें आसान भी हो गई इसके कारण। अब ध्यान देना, अब हम लोग मास ऑफ फ्यूल को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो डैट क्या, इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू IP डिवाइडेड बाय m.F इंटू CV। फिर से सर आपने वही किया, अरे भाई देखो इसी से आएगा, ठीक है। मैंने सर ये तो फिर ब्रेक थर्मल के लिए भी लगता है, ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी के लिए भी लगता है, डेट इज BP डिवाइडेड बाय m.F इंटू CV। लेकिन भाई आपके पास ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी कहीं पर भी दी गई नहीं है, तो फिर ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी नहीं दी गई है तो क्यों उस झंझट में पड़ रहे हो? आपके पास इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी आया हुआ है ना, अरे आया कि नहीं, तो फिर वही से लगा लो ना भाई, क्यों सोच रहे हो इतना, लगाओ, देखेंगे क्या होता है। अब सिर्फ हमारे पास क्या अवेलेबल है, CV अवेलेबल है, इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी अवेलेबल है। अगर मैं IP का जुगाड़ कर लूं तो मेरे को m.F आसानी से मिल जाएगा, राइट, मिलेगा या नहीं? चलिए तो ठीक है, IP यहां पर अननोन है, IP अननोन अगर है तो मैकेनिकल इफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाऊंगा BP डिवाइडेड बाय IP, और मैकेनिकल इफिशिएंसी मुझे दी गई है कितनी, 82%। इसका मतलब 82 बाई क्या हो गया भाई, 100। और ब्रेक पावर मुझे मेंशन किया है कितना, 72 किलोवाट, तो 72 मैंने डाल दिया। IP यहाँ पर अननोन है तो IP भी मुझे मिलेगा, और IP जो मुझे मिलेगा वो कैलकुलेशन से मुझे मिल जाएगा भाई 87.80 का में मिलेगा, किलोवाट में मिलेगा। और हमको पता है इसका यूनिट किलोवाट क्यों आया, क्योंकि BP की वैल्यू हमने काय में पुट की थी, किलोवाट में, तो IP भी काय में मिलेगा भाऊ, किलोवाट में ही मिलेगा। अब IP भी मिल गया, सब मिल गया, देखो m.F छूम अंतर मिल जाएगा।
इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू आईपी। आईपी कितना है, अब डाल दो ना, इसका पहले फॉर्मूला लिख लो मोहब्बत से, आईपी डिवाइडेड बाय एम डॉट एफ इंटू सी वी, राइट। तो इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी है। अब जब है अपने पास इफिशिएंसी तो इधर मल्टीप्लाई करने का क्या नहीं करने का। तो 36.4 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू आईपी, दैट इज 87.80। और मैंने तुमको बताया है, पढ़ाया है कि जब मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं तो आईपी मुझे किलोवाट में मांगता है, एम डॉट एफ के जी पर सेकेंड में मांगता है, और सी वी का में मांगता है किलो जूल पर के जी में। तो एम डॉट एफ इंटू सी वी हमें दिया गया था, सी वी का वैल्यू हमारे पास है, सी वी वेर इज सी वी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल 45,200, सो 45200। भाई एम डॉट एफ मिल गया कि नहीं मिला, आया मजा भाई। इसी प्रकार से बने रहो, बहुत मजा आने वाला है। सो एम डॉट एफ जो मिला है मुझे, वो मिला है 0.00533 इंटू 10⁻³ और इसका जो यूनिट होगा वो होगा kg पर सेकेंड। आएगा यानी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसके साथ, BSFC के साथ। तो एम डॉट एफ मुझे मिल गया, अब BSFC इसी के लिए अधूरा था। सो BSFC इज इक्वल टू एम डॉट एफ की वैल्यू पुटअप करेंगे 0.00533 इंटू 10⁻³ थोड़ी सी वैल्यू में फ्लक्चुएशंस आ सकता है, आपके कैलकुलेशन से बिंदास तरीके से करो, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो भाई, ठीक है। डिवाइडेड बाय बीपी की वैल्यू किलोवाट में डालना भाई, काय में डालना, बीपी की वैल्यू किलोवाट में डालना। सभी लोग ध्यान देना अच्छे से, सबको समझेगा भाई, सबको समझेगा, हम उतरे ही उसके लिए, सबके लिए, सबका भला करेंगे अब। सो BSFC इज इक्वल टू, BSFC का जो वैल्यू मिलेगा बाई कैलकुलेशन से आपको BSFC मिल जाएगा भाई 0.267 kg पर किलोवाट आवर। और आप देखोगे भाई, अगर जितने भी BSFC निकाल लो बे, कितने भी निकाल लो बे, आपको इंटू 10⁻³ में मिलेगा। 10⁻³ का मतलब ही हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग में आपको मिलना ही है BSFC, समझे कि नहीं। जैसे 1.1 इंटू 10⁻³ 1.2 इंटू 10⁻³, इसी फॉर्म में आपको BSFC मिलेगा, ठीक है। तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन अपना हो गया। अब आती है बात किसकी, D और L की, दैट इज बोअर और L मतलब स्ट्रोक। तो भाई इसके तरफ ध्यान दो, छोटे सी चीजों के लिए आप स्किप मत करना, क्योंकि आप गड्ढे में गिर जाओगे भाई, और गड्ढे में गिरने देना नहीं है। तो हमें डी भी निकालना है एंड एल भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई डी और एल? बहुत आसान सा तरीका है, Vs इज इक्वल टू π/4 d² इंटू एल। अबे डीच नहीं है ना और एल भी नहीं है, तो कैसे मिलेगा बे Vs? अब दिक्कतें आने वाली है। अब अगर नहीं है तो अपने को दिया है उसने L/D का रेशो दिया था, L के जगह मैं 1.25D डाल सकता हूं, डालो ना बे। Vs इज इक्वल टू π/4 इंटू d² इंटू L की जगह मैं क्या डालूंगा भाई 1.25 टाइम्स ऑफ D। अबे फिर भी नहीं मिलेगा ना, फिर भी नहीं मिलेगा। मेरे को निकालना क्या है भाऊ, मेरे को निकालना क्या है, D निकालना है। एक्सक्यूज मी। अगर Vs पता चल गया ना, Vs अगर पता चल गया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। और Vs अगर पता करना है ना भाई, Vs अगर पता करना है तो एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जहां से Vs हमको मिल सकता है। तो वो कौन सा फॉर्मूला है देखिएगा, वो फॉर्मूला होगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू V एक्चुअल बाय Vs। और इसीलिए तो मेरे को वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दिया है मामा। कितना दिया है बे? 78%। तो 78% मतलब 78/100
इज इक्वल टू वी एक्चुअल भी नहीं है मेरे पास, तो वी एस कहाँ से मिलेगा बे? तो इसीलिए क्या निकालना होगा मुझे? पहले वी एक्चुअल निकालना होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। वी एक्चुअल कैसे निकालेंगे? तो वी एक्चुअल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है? बिंदास तरीके से लगा सकते हैं फॉर्मूले को। नाउ सो मास ऑफ एयर इज इक्वल टू रो ऑफ एयर इंटू वी एक्चुअल इंटू एन सिलेंडर इंटू एन बाय 60। मास ऑफ एयर इज इक्वल टू रो ऑफ एयर इंटू वी एक्चुअल इंटू एन सिलेंडर इंटू एन बाय 60। सत्यानाश कर दो भाई, सिर्फ ध्यान देते रहो। वी एक्चुअल निकालना मांगता ना, तो हमें क्या क्या पता रहना चाहिए? रो ऑफ एयर भी, मास ऑफ एयर भी। तो रो ऑफ एयर सबसे पहले निकालेंगे। रो ऑफ एयर के लिए फॉर्मूला क्या है बे? रो ऑफ एयर का फॉर्मूला क्या है? रो ऑफ एयर इज इक्वल टू कितना P बाय आर टी। P बाय आर टी। तो P बाय आर टी वो प्रेशर ऑफ एयर हमें दिया गया था। प्रेशर ऑफ एयर हमें दिया गया था कितना? 1 बार। कितना था? 1 बार। तो भाइयों P ऑफ एयर बाय क्या है अपने पास? आर टी है। और P ऑफ एयर बाय आर टी, तो रो ऑफ एयर इज इक्वल टू पी ऑफ एयर। पी ऑफ एयर कितना था मेरे पास? 1 बार था। 1 बार का मतलब क्या है? 1 इंटू 10 टू द पावर 5 बाय, मैंने कहा है आपको रो ऑफ एयर मतलब आर। रो ऑफ एयर में आर की जो वैल्यू है वो काय में डालना है? 287। अब टी की बात आ रही है रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर कहीं पर भी मेंशन नहीं है बेटा। तो रूम टेम्परेचर याद रखियो केल्विन में कितना लेना है, तो रूम टेम्परेचर केल्विन में लेने का 298। कितना लेने का? हमेशा 298। पता नहीं है तो सीधा ले लो कितना, लेकिन केल्विन में बोल रहा हूं 298 लेने का। समझ में आया? तो रो ऑफ एयर की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। रो ऑफ एयर जो मिलेगा बाय कैलकुलेशन से, तो रो ऑफ एयर हमें कितना मिल रहा है बाय कैलकुलेशन से? रो ऑफ एयर जो मिलेगा वो रो ऑफ एयर जो मिलेगा मुझे वो 1.17 kg पर मीटर क्यूब में हमें मिल जाएगा। रो ऑफ एयर कितना मिला? 1.17 kg पर मीटर क्यूब। तो जब रो ऑफ एयर मुझे मिल गया, अब सिर्फ बचा कौन है? मास ऑफ एयर। तो मास ऑफ एयर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सर मास ऑफ एयर निकालने के लिए आपने कहा था कि ओरिफाइस का डेटा रहना चाहिए। ओरिफाइस का डेटा नहीं है तो मास ऑफ एयर नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ एक हिंट दी गई है हमें। क्या दिया है? मास ऑफ एयर बाय मास ऑफ फेल इज इक्वल टू 16, बराबर है। सो मास ऑफ एयर बाय मास ऑफ फेल इक्वल टू कितना भाई? 16। मेरे को क्या चाहिए? मास ऑफ एयर चाहिए। तो मास ऑफ एयर इज इक्वल टू 16 इंटू एम डॉट एफ हो जाएगा। और एम डॉट एफ मुझे मिला हुआ है किधर है भाई? अपने पास इधर है। तो मास ऑफ एयर इज इक्वल टू 16 को मल्टीप्लाई करो इन वैल्यू से 0.00533 इंटू 10 टू द पावर -3। तो इस प्रकार से मुझे क्या मिल जाएगा? मास ऑफ एयर भी मिल जाएगा। और मास ऑफ एयर बाय कैलकुलेशन से हमें मिल जाएगा कितना? 0.0854 kg पर सेकेंड। सो मास ऑफ एयर मिल चुका है। तो मास ऑफ एयर भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। क्या मिल जाएगा अभी? वी एक्चुअल। सो देयरफॉर पुट करो मास ऑफ एयर 0.0854 इज इक्वल टू रो ऑफ एयर 1.17 इंटू वी एक्चुअल मुझे निकालना है, इंटू एन सिलेंडर। कितने सिलेंडर का था भाई? 4 सिलेंडर का। तो 4 सिलेंडर का था तो 4 लिखा, इंटू एन का मतलब है 1/2। और आरपीएम मुझे दिया है 2400 आरपीएम। तो 2400 आरपीएम में यहाँ पे पुटअप करूँगा, डिवाइडेड बाय क्या करूँगा? 60। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई किसकी?
मेरी V एक्चुअल की वैल्यू मिल गई। और V एक्चुअल मुझे जो मिलेगा भाई वो मिलेगा मुझे 9.12 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब मिल चुका है भाई V एक्चुअल। सो भाइयों V एक्चुअल मुझे मिल चुका था। V एक्चुअल मेरा कितना था? V एक्चुअल था मेरा 9.12 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब, इतना मिल चुका था। मुझे क्या चाहिए था? मैं सब ये सब किसके लिए कर रहा हूं? D और किसके लिए? L के लिए। तो Vs इज इक्वल टू, तो हमारे पास फॉर्मूला था वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू V एक्चुअल बाय Vs था। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी दी गई थी मुझे? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 78%। तो 78 बाई क्या हो जाएगा भाई? 100 इज इक्वल टू V एक्चुअल मेरा कितना है? 9.12 10⁻⁴ बाय Vs। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया? स्ट्रोक वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा। और स्ट्रोक वॉल्यूम मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब ये मिला, Vs मिला, तो खेल खत्म हो गया भाई अपना। देखो क्या मिलने वाला है अभी हमारे पास। Vs इज इक्वल टू Vs इज इक्वल टू π/4 इंटू d² इंटू 1.25 टाइम्स ऑफ d। L की जगह लिखा था, राइट। सो Vs की वैल्यू पुट अप करेंगे 1.1 इज इक्वल टू π/4 इंटू d² इंटू 1.25 टाइम्स ऑफ d। d अननोन है, बाकी सब नोन है अपने पास। तो d इज इक्वल टू, यहां पर हमने क्या लिखा? 1.1 इंटू 10⁻³ भाई। तो d की वैल्यू मिल जाएगी बाय कैलकुलेशन से। डायमीटर निकाल लो, तो डायमीटर मुझे मिलेगा 0.106 मीटर। तो इस प्रकार से मुझे क्या मिल गया भाई? बोर मिल गया। समझा क्या बाबा? समझा, राइट। उसके बाद क्या है? L है। L हम लोगों ने लिखा था, कितना लिया था? 1.25 टाइम्स ऑफ d। तो L इज इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाई बाई 0.106। तो L इज इक्वल टू जो मिलेगा वो मिलेगा 0.133 मीटर। इस प्रकार से इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। भाइयों उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ चुका है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। जय हिंद।